Welcome my dear students. Today we are here to study class 12th topic inverse of cotangent functions. So in our previous lectures we have completed the inverse of sine function, cosine function, tangent function, secant and cosecant function. So this is the last part of the principal value part. So today we are studying inverse of cotangent function. So we will start this topic also with the help of graph first, and after that we will solve some problems related to the topic. So let's start. Inverse function. In your class 11 you have studied the graph of inverse function. आपका जो इनवर्स फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये अब हम कौन सा इनवर्स स्टडी कर रहे हैं? इट इज कॉट फंक्शन. y इज इक्वल टू कॉट एक्स टाइप का फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं. और ये किस केस में हम स्टडी कर रहे हैं? जब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारा कॉट फंक्शन जो है y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है. किसके लिए डिफाइंड है? तो सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में आप देख सकते हैं कि cot x हमारा इस टाइप का फंक्शन है, cos x अपॉन sin x. So you have already studied all these things in your previous class also. कि यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है that this cos x अपॉन sin x, that means ये वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर की जीरो नहीं होनी चाहिए. सिर्फ उन्हीं केसेस में जहाँ ये वैल्यू जीरो नहीं हो, उनके लिए हमारा ये फंक्शन cot x डिफाइन होगा. सो cot x फंक्शन विल बी डिफाइंड ओनली फॉर द वैल्यूज फॉर विच द sin x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो अब आप चेक कर सकते हैं कि sin ये हमारा जीरो जो है वो कहाँ पर होता है? cos अपॉन sin ये हमारा जीरो होता है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई के लिए. इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई के लिए तो हम बात करते हैं कि हम अगर कॉट फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा सभी रियल नंबर्स से डिफाइन किया जा सकता है. इट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, जहां पर n हमारा क्या हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है. कॉट हमारा जो है वो डिफाइंड है कहां से कहां? इट्स क्लियर टू एवरीवन that it is not defined just for only these values. It is, this cot function is not defined for integral multiples of pi, and for all other real numbers it will be defined. So we can define it from here to all real numbers. तो cot function ऐसा है जिसका डोमेन अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेंज हमारी r ही रखेंगे और डोमेन को हमने ये रिस्ट्रिक्शन दे दी है, तो इस केस में ये बाइजेक्शन बन जाता है. बाइजेक्शन बन गया है, दैट मीन्स नाउ दिस फंक्शन इज अवर इन्वर्टिबल फंक्शन एंड वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. सो दिस फंक्शन वी कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो. अभी हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, सिर्फ ये हमने ये बताया है कि हमारा डिफाइंड है इन रियल नंबर्स से इन रियल नंबर्स तक. लेकिन अभी हमारा फंक्शन, सॉरी, इट इज नॉट बाइजेक्टिव टिल नाउ. सो ये हमारा जो है इसको बाइजेक्टिव कन्वर्ट करने के लिए हमने कॉट को रिस्ट्रिक्ट किया है दिस ओपन इंटरवल टू आर. इस डोमेन के अंदर ये रिस्ट्रिक्ट होगा कि अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है. सिंपली हम लिखें तो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. नाउ तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए हमने इसके डोमेन को ओपन इंटरवल 0 टू पाई रिस्ट्रिक्ट किया है. ये हमारा कॉट फंक्शन इन सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड था, लेकिन वो हमारा 1 1 नहीं था, यानी हमारा बाइजेक्टिव नहीं था. कॉट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल दीज वैल्यूज, बट इन दैट केस इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो आपका होगा ही होगा बाइजेक्टिव. तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमने अगेन इस डोमेन को और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ इस इंटरवल तक रखा है. इस इंटरवल ओपन से आप क्या समझ रहे हैं कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड एंड पाई इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड. वी आर टेकिंग जस्ट द वैल्यूज इन बिटवीन 0 एंड पाई. हम सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज ले रहे हैं जो 0 और पाई के बीच में आ रही है. तो हमारा ये फंक्शन कॉट जो है सभी रियल नंबर्स रेंज इसकी हो सकती है. तो अब हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो किस टाइप का ग्राफ आपका जो ये
कि हमारा जो ग्राफ आ रहा है कॉट फंक्शन का, वो क्योंकि अब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाई है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इंटरवल जो है वो 0 से पाई के लिए ही हमारा कॉट फंक्शन डिफाइंड है। और एक चीज और हम देखेंगे कि कॉट की वैल्यू π/2 एंगल पर हमारी जो है वो 0 हो जाती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ग्राफ जो 11th क्लास में आप पढ़कर आए हैं वो कुछ इस टाइप का ग्राफ वाज लाइक दैट। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो ये एंगल है, ये एंगल हम इसको क्या ले रहे हैं, दिस इज द डोमेन पार्ट। और डोमेन पार्ट में हमने डोमेन पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए एक्स एक्सिस का यूज किया। एक्स एक्सिस के ऊपर हम डोमेन दिखा रहे हैं, यानी ओपन इंटरवल 0 to π की वैल्यूज हम डोमेन के अंदर ले रहे हैं। तो हमारा कोई भी रियल नंबर आता है, रेंज हमारी क्या है, कोई भी रियल नंबर। लेकिन इस ग्राफ से आप क्या देख पा रहे हैं कि आपकी वैल्यूज जितनी कम थी, 0 पर थी, उतना आपका जो है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंगल जितना कम था ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा था, इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो आपकी वैल्यूज बहुत बड़ी थी जब 0 एंगल के पास था, और मैक्सिमम क्या होती है आप जानते हैं, लेकिन 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए हम 0 पे बात नहीं करेंगे। 0 से ऊपर हम लेके चलते हैं 0.12, जो भी हम लेंगे, एंगल्स जो है वो हमारे रेडियंस में चल रहे हैं। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, π/2 पर आकर आपकी क्या हो गई है, 0, यानी आपके इनफाइनाइट से वैल्यूज जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, 0 की तरफ। यानी आपका फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है और रेंज क्या होती जा रही है, डिक्रीज। यानी फंक्शन आपको क्या समझ में आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप जितना एंगल बढ़ाते जा रहे हैं उतनी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट से 0 की तरफ टेंड कर रही है। और इधर आके नोट कीजिए आप कि यहाँ 90 डिग्री पर कॉट फंक्शन हमारा 0 है, क्योंकि हमारा कॉट 90 आप चेक कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ये हमारा 0 है। कॉट 90 0 है, तो क्या करेंगे अब हम, अब वैल्यूज आप देखिए एंगल बढ़ रहा है, π/2 से π की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एंगल और इंक्रीज हुआ। जितना एंगल आपने इंक्रीज किया, वैल्यू क्या हुई है, 0 से किस तरफ जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में टर्न ले रही है। नेगेटिव डायरेक्शन में टर्न ले चुकी है, मींस बिलो एक्स एक्सिस आ गया था पहले, नेगेटिव तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब हमारा ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। पाई अचीव नहीं करेगा, लेकिन पाई के करीब करीब तक ये नेगेटिव वैल्यूज जो है वो पाई से लेस एंगल और 0 से अबव एंगल्स के लिए ये आपकी वैल्यूज माइनस इनफाइनाइट तक टेंड कर रही है। इसका मतलब हमने एंगल इंक्रीज किया तो आपकी रेंज डिक्रीज होती जा रही है। जब आप एंगल को बढ़ा रहे थे तो आपकी ये जो रेंज थी वो वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होती आ रही थी। सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस कॉट फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग से आप क्या समझते हैं, कॉट फंक्शन इस इंटरवल में अगर हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन नजर आ रहा है, दैट मीन्स इफ θ1 is less than θ2, this implies cot θ1 is greater than cot θ2 for all θ1 θ2 belonging to θ1 और θ2 कहाँ के एंगल होने चाहिए, इस इंटरवल के, ओपन इंटरवल 0 to π। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं कि अगर θ1 θ2 से छोटा है तो cot θ1 cot θ2 से बड़ा होगा। θ1 और θ2 हमारे इस इंटरवल के अंदर लाई करते हो तब। तो ये तो बात हुई हमारी जो कॉट फंक्शन है उसके ग्राफ। अब क्योंकि हम ये दिखा चुके हैं कि इस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन 1 1 और 2 है, तो ये हमारा बाइजेक्टिव हो चुका है। बिकॉज this is a bijective function, so now we can say that its inverse will exist। तो अब हम इसके इनवर्स को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। इनवर्स देखिए आपका, इनवर्स में क्या होता है, आपका फंक्शन
इनवर्स का। तो ये तो ग्राफ आपने स्टडी किया है फंक्शन आपका कॉट फंक्शन का। अब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। देखिए ग्राफ में आप अब क्या करेंगे, आपकी जो वैल्यूज है, डोमेन आपका जो है अब ऑल रियल नंबर्स हो चुके हैं। तो मीन्स आप यहाँ कहीं आप -1 0 टाइप के इस तरीके के नंबर्स लेंगे, रियल नंबर्स आएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग रेंज लेते हैं। तो हमारा ये वाई एक्सिस के अलोंग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एंगल्स 0 और π/2, यहाँ कहीं कोऑर्डिनेट्स आप 0 पाई ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ओपन इंटरवल 0 to π की अंदर की ही रेंज आने वाली है। सो हमें इससे आगे के वैल्यूज को शो करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस केस में आप जो ग्राफ देख रहे हैं कि वो किस टाइप का ग्राफ आपका आएगा, उससे आप फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप से कुछ बनेगा कि पाई वैल्यूज हमारी जो है वो कब थी, जब हमारा 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी जब हम यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंच रहे हैं, इस केस में जहां x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट हमारा इनफाइनाइट से चला आ रहा है और किसकी तरफ आ रहा है, 0 से, यानी डिक्रीज कर रहा है। x की वैल्यूज हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। x क्या है हमारे, x रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे इनफाइनाइट से, कब इनफाइनाइट थे, जब हमारा एंगल पाई के आसपास कहीं था। अब एंगल क्या होते आ रहा है आपका, पाई से किस तरफ आ रहा है, π/2 की तरफ। दैट मींस एंगल पाई से हाफ हो गया है, डिक्रीज हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, और ये वैल्यू आपकी माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रही है, यानी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एंगल है वो जितना एंगल घटते आया π/2 की तरफ मूव करते हैं, उतनी आपकी वैल्यू 0 की तरफ मूव कर रही है। और इधर आके आप इस तरीके का ग्राफ जो है वो आपको मिलने वाला है लाइक दैट। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आप 0 कब होगा, हमारा कॉट इनवर्स फंक्शन जब 0 पर ऑपरेट करेगा तो हमें क्या मिलने वाला है, π/2, क्योंकि कॉट π/2 हमारा 0 होता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यूज अब क्या होने लग गई है, एंगल आपका डिक्रीज होते आ रहा है, पाई से और नीचे आ गया, π/2 से भी नीचे आ गया है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जितना एंगल आपका 0 की तरफ मूव कर रहा है, उतनी आपकी वैल्यूज आर की क्या होती जा रही है, इंक्रीज। तो हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन जो ऑपरेट कर रहा है वो रियल नंबर्स पे, यानी रियल नंबर जितना बड़े पर हमारा फंक्शन ऑपरेट कर रहा था, जितने बड़े रियल नंबर पे उतना हमें क्या दिखाई दे रहा था कि हमारा एंगल उतना क्या था, छोटा हो गया है। जितनी छोटी वैल्यूज पर ऑपरेट कर रहा था उतना एंगल बड़ा था, और जितनी हमारी रियल नंबर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव से 0 की तरफ आई, एंगल घट गया। अब 0 से पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ जितना जा रही है उतना हमारा एंगल और डिक्रीज होते आ रहा है। That means cot inverse function is also a decreasing function. Cot inverse को भी हम कैसा फंक्शन कह सकते हैं, decreasing function। तो cot inverse हमारा decreasing function है। अब सबसे पहले तो cot inverse जो है वो हमारा ऑपरेट कर रहा है r मीन्स किसी x के ऊपर। तो मिलने वाला हमें क्या है, कोई थीटा, थीटा हमें मिलेगा। और कैसा थीटा मिलने वाला है, सच दैट ये कॉट अगर इस थीटा पर ऑपरेट करता हो तो हमारा x आता हो। यहाँ पर थीटा इस इंटरवल का एलिमेंट होना चाहिए और x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस केस में हमारा इनवर्स फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इनवर्स फंक्शन हमारा कब डिफाइन है, जब कॉट हमारा इन्वर्टिबल है, और कॉट इन्वर्टिबल सिर्फ इस डोमेन के लिए है और रेंज हमारी ये हो सकती है ऑल रियल नंबर्स। तो कॉट इनवर्स फंक्शन को इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे। डिक्रीजिंग का मतलब इफ θ1 नॉट θ1 x1, क्योंकि x1 पर ऑपरेट कर रहा है। कॉट इनवर्स किस पर ऑपरेट कर रहा है, रियल नंबर्स पे। इफ x1 is less than x2, this implies कॉट इनवर्स
x1 will be greater than cot inverse x2 for every x1 x2 belonging to R. x1 x2 हमारे R के एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीजें पता लगी है। और एक चीज और हम इस ग्राफ से देख पा रहे हैं कि कभी भी हमारी जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कॉट इनवर्स फंक्शन कभी मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगा और कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज अटेन नहीं कर रहा है। ओपन इंटरवल का मतलब है 0 और पाई जो है वो कभी कॉट अटेन नहीं करने वाला। सो इन दिस वे नाउ द कंसेप्ट ऑफ cot inverse of cot function is clear, and now we will solve few of the problems related to cot function. So let's take some examples. So here I have written some questions. Find the principal values. Principal value cot inverse 1 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं cot inverse 1। ये कोई थीटा आने वाला है और ये थीटा कैसा होगा? थीटा हमारा बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 to पाई का, सच दैट कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसा अब आप सोचिए कि इस इंटरवल की वो वैल्यू जिसपे कॉट आपका 1 आता हो। tan 1 किसका होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री का 45 को रेडियंस में हम लिखते हैं π/4। तो tan का इनवर्स होता है हमारा cot, यानी 1 का इनवर्स क्या आ गया? 1 मींस हमारे पास थीटा आ रहा है π/। इसी तरीके से पार्ट बी में हम देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है cot इनवर्स -1। cot इनवर्स -1 इसमें आप चेक कीजिए -1, ये cot इनवर्स भी कोई थीटा आने वाला है। कब? कैसा थीटा आएगा? थीटा बिलोंग करना चाहिए इसी इंटरवल का एलिमेंट हो और सच दैट हम cot थीटा अगर निकालें तो -1 आता। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमें पता है कि थीटा 0 to पाई ही होना चाहिए, ना 0 है ना पाई है, यानी 0 से बड़ा और पाई से छोटा। तो आप इधर देखिए 0 to π/2 और पाई, यानी आपका इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू हो सकती है थीटा की। और क्योंकि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव वैल्यूज मींस हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। cot थीटा की वैल्यू माइनस में है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप सबसे पहले पता ही लगाइए कि cot जो है वो 1 किसके लिए हो रहा था यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में? π/4 के लिए हो रहा था। तो π/4 तो रहेगा, लेकिन π/4 का यहाँ पर ये कितना टाइम्स होने वाला है उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 2π/4 लिखते हैं तो ये कट जाएगा, मींस π/4 का ट्वाइस नहीं ले सकते, थ्राइस करके देखते हैं 3π/4, सो इट कैन बी 3π/4। सो लाइक दैट ये वैल्यू हमारी जो है वो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी और 3π/4 जो है ऐसा एंगल है जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो इन सिमिलर वे वी कैन टेक दिस cot इनवर्स √3, दिस द लास्ट सी पार्ट, cot इनवर्स √3। अगेन दिस इज इक्वल टू थीटा। थीटा हमारा बिलोंग करना चाहिए कौन से इंटरवल में? 0 to पाई, सच दैट cot थीटा इस केस में अब √3 चाहिए। चेक कीजिए किसका होता है? √3 cot है, यानी कि tan क्या हुआ? 1/√3। 1/√3 किसका tan होता है? दिस इज योर 30। So we can write it like this. So in this way you can solve the problems related to the principal values of cot inverse cot function. So now a second question is written on the board and evaluate the following. Means हमें इस तरीके से जो हम काम करके आए हैं अब तक, उनको अगर सबको एक साथ लिया जाए तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? -1 प्लस कोसिकेंट इनवर्स -√2 प्लस सीकेंट इनवर्स 2।
तो यहाँ से आप कॉट इनवर्स -1, यानी ये एक थीटा है, जो थीटा आप माइंड में सोचिए, कॉट का इंटरवल क्या था हमारा 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, जिसका -1 है। तो अभी हमने सॉल्व किया था कि -1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी 1 हमारा होता था π/4 के ऊपर वैल्यू हमारी कॉट की 1 आती थी, और माइनस है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 3π/4 प्लस कोसिकेंट इनवर्स, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इन द सेम वे कोसिकेंट माइनस थीटा भी माइनस कोसिकेंट थीटा ही होता है। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है हम इस माइनस को बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास √2 किसका होता है कोसिकेंट इनवर्स, यानी हमें चेक करना है साइन, साइन का इनवर्स क्या मिलेगा कोसिकेंट। तो साइन हमारा 1/√2 π/4 का होता है, इसका होता है π/4 माइनस के लिए, प्लस सेकेंड इनवर्स किसका इनवर्स है कॉस का, और कॉस जो है वो हमारा किसका कॉस हाफ होता है, हाफ कॉस होता है π/3 का। तो यहाँ पर ही हमारा एंगल आता है π/3। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके, 3π/4 में से 1π/4 चला गया, हमारा 2π/4 प्लस π/3। तो आप इस तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। ये हमारा π/2 प्लस π/3, 3 to 6, 3π plus 2π is equal to 5π/6. So this is the result. In this way you can evaluate more and more problems. So I am taking one more example here, and after that this concept will be very clear to my dear students, and we can stop the topic here. Cot inverse -√3 plus tan inverse 1 plus secant inverse 2/√3। यहाँ से आप cot अगेन नेगेटिव है, cot √3 किसका cot √3 होता है 1/√3 चेक करें, अगेन π/6 था हमारा, π/6 यानी π/6 पे 1/√3 हमारा क्या होता था 10, तो √3 हमारा होगा cot, cot π/6 का होता है √3। माइनस की वजह से अब हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 to पाई है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और या फिर सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सेकंड में लेकर जाएंगे। अब इसको 2π/6 2π करते हैं तो 2 से 6 कैंसिल, 3 करते हैं तो भी कैंसिल, 4 करते हैं फिर भी कैंसिल, and you will take 5 here. So in this way you can use this trick, and plus tan inverse 1 किसका 10 होता है π/4 प्लस secant इनवर्स 2/√3, यानी किसका secant होता है हमारा 2/√3। ध्यान दीजिए cos √3/2 आपका होता था cos √3/2 हमारा जो है π/6 का। इस तरीके से 5π/6 और 1π/6 यानी 6π/6 हो गए आपके पास, प्लस π/4, दिस implies 6 से 6 cancel, pi plus π/4 is equal to 4π plus 5π/4. So this is the evaluation. So my dear students, that's enough for today's lecture, and next we will take in our next lecture. Thank you my dear students, and I have one request for you, that please like, share and subscribe my channel so that you can get more and more new videos with you. Thank you my dear students.